ये है कि सुप्रीमेसी संसद की है या फिर सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट की है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते भी हैं, भारतवर्ष में एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन रहता है। अब एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि मैं इंस्टीट्यूट हूँ या मैं एक संस्था हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भारत का बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई जुडिशरी इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल ये भी है कि जुडिशरी कितनी है? जुडिशरी हम कहते किसको हैं? रूपा अशोक होरा और उसके अलावा और जजमेंट इस प्रकार के आ चुके हैं जिनमें ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि जो जुडिशियल फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन हम उसको कहते हैं जो एडजुडिकेशन होता है। एडजुडिकेशन का मतलब है जिसमें कोर्ट ने लीगल माइंड अप्लाई किया हो। लीगल माइंड अप्लाई करने के बाद जो डिसीजन आता है उसको हम जुडिशियल ऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा यहां तक है कि आर्टिकल 143 का अगर कोई सजेशन आया है, भले ही 5 जज बैठकर डिसाइड करें, यानी कि प्रेसिडेंट अगर रेफरेंस दे और प्रेसिडेंट के रेफरेंस के बाद अगर 5 जजेस कोई रेफरेंस दें, वो भी बाइंडिंग नहीं होता, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसमें जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं हुआ। ये फंदा अभी कोर्ट में फंसा हुआ भी है। आपको याद होगा कि तमिलनाडु के मामले में 2 जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीडिफाइन कर दिया था, एक क्लॉग लगा दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉग लगाते हुए तमिलनाडु के गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बाईपास करते हुए तमिलनाडु विधानसभा से पास कानूनों को कानूनी दर्जा दे दिया था। अब चूंकि आर्टिकल 142 में उसको पावर है कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन क्या 2 जजेस के पास इतनी पावर हो सकती है? आर्टिकल 145 तो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मामलों के इंटरप्रिटेशन के लिए कम से कम 5 जजेस होने चाहिए, लेकिन 2 जजेस ने कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन किया, वो भी गवर्नर की पावर, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन है कि भाई एग्जीक्यूटिव पावर को सरकार कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसमें भी वो फंदा भी कोर्ट में फंसा हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांग लिया और ये पूछ लिया क्या 2 जजेस की बेंच 5 जजेस की बेंच वाले कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकता है क्या? ये भी पूछ लिया कि क्या गवर्नर की पावर और प्रेसिडेंट की पावर को बाईपास करते हुए सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच किसी कानून को कानून का दर्जा दे सकती है या किसी अमेंडमेंट को कानून का दर्जा दे सकती है? विधानसभा से पास किसी भी बिल को कानूनी दर्जा अपने आप मिल सकता है क्या? क्या कोर्ट के पास इतनी पावर है? 5 जजेस की बेंच उस पर बैठी और 5 जजेस की बेंच मतलब रेफरेंस के लिए, और साथ में उसने ये क्लियर किया कि जजमेंट तो 2 जजेस की बेंच का ही प्रिवेल करेगा। हम 5 बैठकर केवल रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस जुडिशियल ऑर्डर नहीं होता। मैंने ये पूरा प्रकरण इसलिए बताया क्योंकि जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का मतलब होना चाहिए कि वो केवल जुडिशियल ऑर्डर के मामले में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि जब जुडिशियल सुनवाई कोर्ट कर रहा हो उस समय किसी भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। कोर्ट विशुद्ध रूप से मामले की मेरिट के आधार पर उसको डिसाइड करे, ये जुडिशियल ऑर्डर होता है। और यही बात 1982 में जब एसपी गुप्ता का केस आया था, तब उस समय की चीफ जस्टिस ने, जिस समय सुनवाई की थी, उस समय की चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि भारत में अपॉइंटमेंट को लेकर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है। जुडिशरी अपॉइंटमेंट ये प्योर एग्जीक्यूटिव काम है, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोर्ट के अंदर भी जो चीफ जस्टिस डिसीजन लेता है वो डिसीजन सारे जुडिशियल ऑर्डर हों ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो बिल्डिंग बनवाता है, वो टेंडर नोटिस निकाल सकता है, वो बाकी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वहां करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी को मैनेज करता है, ये सारे जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। जुडिशियल ऑर्डर तो केवल वही है जिसमें कि उसने एडजुडिकेट किया हो, जिसमें उसने विषय बिंदु बनाए हो, जिसका उसका जुरिडिक्शन बनता हो, जिस विषय में वो गहराई से घुसा हो और जिस विषय में गहराई में घुसना उसने रेशियो बताया हो और रेशियो बताने के बाद जजमेंट किया हो और फिर डिग्री बनाई हो, वो ही बाइंडिंग नेचर का हो सकता है। बाकी कोर्ट के सारे फंक्शन नहीं हो सकते बाइंडिंग नेचर के। यहां तक कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 143 का भले ही 13 जज बैठकर करें, भले ही सारे जजेस इकट्ठे मिलकर रेफरेंस करें, तो भी वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, क्योंकि वो जुडिशियल फंक्शन नहीं है, वो जो है वो रेफरेंशियल फंक्शन है। ये इतना सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट का अपना तय किया हुआ है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट का नंबर आया
तो अपॉइंटमेंट के मामले में एनजेएसी आ गया। एनजेएसी में केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया, हमने कई बार उसको एक्सप्लेन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जाता है, इसलिए ये वर्ड ऑफ एन इश्यू है, इसको पास ही नहीं कर सकते। अब जुडिशरी के लिए ऐसा कर ही नहीं सकते। जुडिशियल ऑर्डर हो गया, सरकार भी चुपचाप बैठ गई। अब ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 कैपिटल ए 323 कैपिटल बी के माध्यम से गवर्न होते हैं। सरकार को यह पावर है कि वो ट्रिब्यूनल बना ले, ट्रिब्यूनल बनाकर मामलों को कोर्ट के ऊपर ओवरबर्डन को कम करने के उद्देश्य से वो ट्रिब्यूनल बनाकर उसको डील कर सकता है, उसमें विषय विशेषज्ञ बिठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर कर दिया कि उसमें जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है भाई। फिर बाद में ऑर्डर कर दिया कि नहीं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशियल ऑफिसर ही, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर ही उसका चेयर करेगा, चलिए भाई हो गया। फिर बाद में उन्होंने जब ट्रिब्यूनल, भारत में चूंकि 26 ट्रिब्यूनल थे और 26 ट्रिब्यूनल अपना फंक्शन कर रहे थे, 26 ट्रिब्यूनल्स हैं दिल्ली में, वो 26 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। उसमें आपने एनजीटी सुना होगा, बहुत भयंकर काम करता है एनजीटी, तो बिल्कुल तहलका मचाए हुए है। इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ट्रिब्यूनल, बहुत सारे प्रकार के ट्रिब्यूनल काम करते हैं। तो आधे से ज्यादा जुडिशियल फंक्शन तो ट्रिब्यूनल के पास चला गया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर से लोड कम नहीं हुआ। अब वो ये कह लो कि आदमी बढ़ा लो, भाई कितने आदमी बढ़ाए जा सकते हैं कि भाई आप वैकेंसी और बना दो और लोग, भाई कभी 7 जजेस की बेंच से शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट, आज वो 34 की क्या कैटेगरी में है, 34 के नंबर पर है, यानी कि 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना बढ़ने के बाद भी लोड भी 10 गुना 20 गुना बढ़ गया। कैसे होगा? समाज तो ठीक है नहीं, समाज ठीक होता है तो कोर्ट के पास बर्डन ही नहीं आता। अब काम करना शुरू किया है। हमने पीछे एक एपिसोड पूरा किया था जिसमें हमने बताया था कि भाई सनातन का जो मूल सिद्धांत है कि पहले आर्बिट्रेशन से सॉल्व होना चाहिए, जुडिशियल फंक्शन सबसे बाद में आना चाहिए एक्सेप्शनल केसेस में। वो उन्होंने एक रिड्रेसल ट्रिब्यूनल बनाने की कोशिश की है और ये कहा है कि हम ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे जिसमें कम्युनिटी के कन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जाएं। वो अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल तो है। अब ट्रिब्यूनल सरकार ने बना दिए कि भाई हम कोर्ट के बजाय पहले सॉल्व कर देंगे। उन ट्रिब्यूनल्स के मामले में एक बात तो निकल करे कि ये क्वासी जुडिशियल फंक्शन करेंगे। क्वासी जुडिशियल फंक्शन मतलब इसमें जज भी होगा और इसमें विषय विशेषज्ञ भी होंगे, वो मिलकर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीछे ट्रिब्यूनल्स के मामले में एक ऑर्डर कर दिया कि भाई ट्रिब्यूनल की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सारे ट्रिब्यूनल्स का जो कानून बना हुआ है वो सब अलग अलग बने हुए हैं। अब चूंकि ट्रिब्यूनल के कानून अलग अलग बने हुए हैं इसलिए उनकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र सरकार ने बात मान ली। उससे पहले 2014 में, फिर 2017 में ये सब होता रहा। 2017 के फाइनेंस बिल में सरकार ने कुछ कानून भी बना दिए, यानी कि ट्रिब्यूनल्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी ले आए, लेकिन वो चैलेंज हो गया। मद्रास बार एसोसिएशन के केस में उसको स्टक डाउन कर दिया। अब विषय ये आया कि 2021 में केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट ले आए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे, वो डायरेक्शन ये थे कि भाई कम से कम 5 साल तक की नौकरी होनी चाहिए, ट्रिब्यूनल्स में कोई भी व्यक्ति जाए 5 साल तो काम करे। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि भाई 10 साल की प्रैक्टिस और 35 साल की उम्र, इसके बाद ट्रिब्यूनल में सदस्य बन सकता है। केंद्र सरकार ने कानून जब पास किया तो उसने ये सोचकर पास किया कि बहुत मैच्योर लोगों को बिठाया जाना चाहिए जिनको कानून की अच्छी जानकारी हो। वो ट्रिब्यूनल में, चूंकि ट्रिब्यूनल में जो प्रोसीडिंग है, ट्रिब्यूनल की और कोर्ट की जो डिफरेंस है वो ये है कि कोर्ट में प्रोसीजरल लॉ बहुत लंबा होता है, ट्रिब्यूनल्स में प्रोसीजर थोड़ा छोटा कर दिया गया। प्रोसीजर अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाएगा तो भी सब्सटेंटिव लॉस के आधार पर उसको डिसाइड कर दिया जाए। अब ऐसी पोजीशन में जहां प्रोसीजर एब्सेंट हो या फिर मिनिमम प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाए, वहां जुडिशियल ऑफिसर या फिर जो व्यक्ति बैठे वो अनुभवी तो होना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने यह सोचते हुए कि भाई कम से कम 50 साल की उम्र का व्यक्ति जो 20-25 साल की प्रैक्टिस कर चुका हो उसको, या फिर जो जुडिशियल ऑफिसर लंबे समय तक रह चुका हो उसको यहां बिठाते हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होती है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर चली जाती है, वो ट्रिब्यूनल में बैठ सकती है। और साथ में यह तय किया कि एक बार का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का होगा। केंद्र सरकार को वो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले डिसाइड किया था मद्रास एसोसिएशन के केस में, उसमें कहा था कम से कम 5 साल होना चाहिए, इन्होंने कर दिया 4 साल।
उन्होंने कहा था कि भाई कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, इन्होंने 50 साल कर दी। अब ये विषय फंस गए। दूसरा अपॉइंटमेंट का मामला है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अब अपॉइंटमेंट तो सब जगह सरकारी करती है, लेकिन ट्रिब्यूनल में भी अपॉइंटमेंट अब चीफ जस्टिस की सलाह से होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसे बाकियों में उन्होंने कर लिया अपने आप। उन्होंने अपने आप जजेस ट्रांसफर केस 1, 2, 3 पास किया, या फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन खुद ही किया। और देखिए, जो अपॉइंटमेंट का मामला है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर हो गया, जुडिशियल ऑर्डर करके उसको कर लिया। ये बहुत जगह हुआ। अभी पीछे मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करूं, उसमें या आर्बिट्रेशन में बात करूं तो आर्बिट्रेशन में भी पहले वो सजेशन देता था। अभी संजीव खन्ना साहब बैठे हुए थे, उनके समय पर उस पर एक जुडिशियल ऑर्डर हो गया कि नहीं, चीफ जस्टिस की सलाह जो है वो बेंडिंग हो जाएगी, ये चीफ जस्टिस की सलाह वगैरह ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे कर लिया। यानी कि एग्जीक्यूटिव काम में जुडिशियल फंक्शन तय कर लिया, अपने आप ही तय कर लिया कि भाई ये होना चाहिए। अब जुडिशियल ऑर्डर करना हो वो बाइंडिंग हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर करेगा तो वो बाइंडिंग नहीं होगा, सरकार बदल सकती है। जुडिशियल ऑर्डर कर लेते हैं और उसकी एक सुनवाई करवा लेते हैं, और बार एसोसिएशन ही कोई ना कोई उसको ले आती है, कोई व्यक्ति ले आता है जो फैमिलियर है, और वो उसने लाकर मुकदमा कर लिया। ऐसा भी संभव है कि ऐसा होता हो। और ये भी बात ठीक है कि कुछ लोग इन्फ्रिंज होते हैं वो लेकर आते हो, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में बाकी दुनिया को क्या लेना देना है? वो तो जजेस के इंटरनल मामला होना चाहिए। लेकिन ले आए वकील साहब, तमाम वकील लाकर उसको फाइल कर देते हैं। खैर, वो एक चूंकि रास्ता बना हुआ है इसलिए वो किया जा सकता है और कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो ईगो का सवाल फंसा हुआ है वो ये है कि 2021 का कानून जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिफॉर्म ले आए, सारे ट्रिब्यूनल्स में ये तय कर दिया कि 50 साल की उम्र होनी चाहिए, 4 साल के लिए किसी का अपॉइंटमेंट होगा, अगर उसको 4 साल पास हो जाता है और सरकार दोबारा अपॉइंटमेंट कर सकती है, और सरकार के पास चीफ सेक्रेटरी और ये वो उसके सदस्य बनाए, ये करेंगे। फिर बाद में जब जुडिशियल रिफॉर्म कमीशन बनाया तो उसमें चीफ जस्टिस को तो रखा, चीफ जस्टिस को रखा, कंपेनियन जज को रखा, लॉ मिनिस्टर को रखा, या लॉ सेक्रेटरी को रखा, प्राइम मिनिस्टर को रखा, ये सब रहे। लेकिन मेजॉरिटी उसमें जजेस चले गए माइनॉरिटी में। एक सवाल केवल जो आर्टिकल 124 में था वो ये था कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन बाइंडिंग नहीं होती थी, वो कंसल्ट किया जाएगा लेकिन बाइंडिंग नहीं हुई। बाद में उसको बाइंडिंग बनाते चले गए, कॉलेजियम बना लिया, खुद ही आपने ऑर्डर कर लिया कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है इसमें। सवाल भी देश भर में खड़े होते हैं कि भाई जजेस के बच्चे ही जज क्यों बनते हैं, उनके परिवार के ही लोग क्यों आते हैं, ये इस तरह के तमाम तरह के एलिगेशन लगते हैं। और एलिगेशन वो कितना भी फेयर सिलेक्शन करें तो भी अगर कोई मैकेनिज्म लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगी, जस्टिस केवल होना ही नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए। अपॉइंटमेंट फेयरनेस केवल होनी ही नहीं चाहिए, फेयरनेस दिखनी भी चाहिए। लोगों को भी पता होना चाहिए कि किसका अपॉइंटमेंट किन कारणों से, उसके क्या गुणों की वजह से कर रहे हैं। नहीं तो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है वो कमीशन के पास होना चाहिए, कमीशन एग्जाम लेगा, एग्जाम लेकर उसको कर लेगा, और फिर इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू आप ले लीजिए, जैसे आप कॉलेजियम में इंटरव्यू लेते हैं वैसे आप इंटरव्यू ले लीजिए, लेकिन एग्जाम से क्वालिफाई करवाने का तो किसी कमीशन को दे दीजिए। फिर कमीशन अगर उसमें 3 गुना सेलेक्ट कर ले, उन 3 गुने में से आप अपना इंटरव्यू लेकर उनको किसी को क्वालिफाई कर दीजिए और जज बना दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आवश्यक नहीं कि सारे के सारे वो एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि अगर मेरी स्पेशलाइजेशन आर्बिट्रेशन में है तो मैं क्रिमिनल लॉ कैसे पास करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कैसे पास करूंगा, सिविल लॉज कैसे पास करूंगा, या लैंड लॉज कैसे पास करूंगा, ये तो सारे एग्जाम के पार्ट होंगे। और वैसे हम जूनियर डिवीजन में जब सिलेक्शन करते हैं तो इनका सबका क्वालिफिकेशन यही है, हम एडजस्ट क्वालिफाई करवाते हैं तब भी यही है। लेकिन लॉर्डशिप के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं है। लॉर्डशिप के तरीके भी अभी डिस्क्लोज नहीं सारे हो पाए हैं कि भाई आखिर लॉर्डशिप कैसे मिलेगी। तो यहां पर अब जो नया प्रश्न आज छिड़ा वो ये छिड़ा कि 2021 में जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म कमीशन आया उसमें चीफ जस्टिस प्रिवेल क्यों नहीं कर रहे, यानी कि जुडिशियल प्रिवेल क्यों नहीं कर रहे, उसमें एग्जीक्यूटिव क्यों प्रिवेल कर रहे हैं, जबकि वो दोनों एनजेसी की तरह बने हुए। लेकिन साहब आप ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है और जुडिशरी के तो हम माई बाप हैं, और मेरे बगैर कैसे तय हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसको किस नजरिए से देखा जाए। अब उन्होंने कहा कि साहब जब हमने पहले ऑर्डर कर दिया था तो मेरे ऑर्डर के बाद ये आपने ये कानून जो पास किया है इसमें मेरे ऑर्डर के अनुरूप क्यों नहीं किया। ये वैसे ही है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में पहले एक ऑर्डर हो गया था कि चीफ जस्टिस को डाल दिया जाए, केंद्र सरकार ने कहा, बाद में कानून पास किया और उसको हटा लिया। लेकिन आज ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट में मेरी इच्छा के बगैर इनकी जुडिशरी ही करेगी, मैं ही करूंगा, उनमें भी उन 26 में मैं ही करूंगा, मैं हाईकोर्ट में भी अपॉइंटमेंट करूंगा और मैं ही सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट करूंगा। ये मेरा
मेरा आदेश आपके ऊपर बाइंडिंग होता है, आप होंगे सरकार, क्या मतलब है, आप होंगे पार्लियामेंट, कैसे कानून पास कर लेंगे? आपके पास देश भर से चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आते होंगे, लेकिन कैसे पास कर लेंगे? आप ऐसे पास नहीं कर सकते। आप, चूंकि हमारी सुप्रीमेसी है, तो सवाल यहां पर जो अब नया फंसा, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि हमारे द्वारा पास किए गए किसी कानून या किसी डायरेक्टिव को पार्लियामेंट को राइट है कि वो ओवरराइड कर जाए उसको? क्या पार्लियामेंट को इतनी शक्ति है कि वो हमारे ऑर्डर को पलट दे? अभी तक तो देश में यही होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश कर दिया है और उसको वो देश के लिए ठीक नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट उसको पलट देती थी, पार्लियामेंट उस पर संशोधन ले आती थी, संशोधन लाकर वो कर देते थे, भले ही वो दोबारा चैलेंज होता हो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले, ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट के मामले में ट्रिब्यूनल की जो क्वालिफिकेशन हमने तय की है, ट्रिब्यूनल में जो हमने समय तय किया था, उस समय को क्या केंद्र सरकार को या पार्लियामेंट को पावर है? क्योंकि जुडिशियल रिफॉर्म एक्ट आया, सरकार ने नहीं किया, एक्ट आया, एक्ट का मतलब पूरी पार्लियामेंट उसमें इन्वॉल्व हुई होगी, दोनों तरफ की पक्ष और प्रतिपक्ष सभी आए होंगे। तो क्या पार्लियामेंट को यह पावर है? सुप्रीम कोर्ट ने आज ये प्रश्न सरकार से पूछा और उसका जवाब मांगा कि आप मुझे ये बताइए, क्या तुमको ये पावर भी है? बिल्कुल वैसे जैसे एनजेसी में उन्होंने कहा था कि तुमको पावर ही नहीं है। हालांकि सरकार इस समय यह कह रही है कि साहब इस मामले को 5 जजेस की बेंच में भेज दीजिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला है, 5 जजेस की बेंच भेज दीजिए। लेकिन चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि 5 जजेस क्यों भेज दें, अभी हम ही डिसाइड कर देंगे। अब सवाल वहीं पर है कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का मामला पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 323 कैपिटल ए कैपिटल बी का मामला फंसेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होगा। क्या उसके लिए 5 जजेस की बेंच नहीं चाहिए? केंद्र कह रहा है 5 जजेस की बेंच, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दीज आर द टैक्टिक्स यू आर अप्लाइंग टू डिले द मैटर। तुम मैटर को डिले करने के लिए टैक्टिक अपना रहे हो, 5 जजेस की बेंच को भेज दीजिए, 5 जजेस की बेंच इसमें सुनवाई करेगी। मैं समझता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का जवाब कौन देगा, कैसे देगा, क्या जवाब है मुझे पता नहीं, लेकिन यह सत्य है कि एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई और बॉडी हो, इलेक्शन कमीशन हो, हमारे देश में क्लैश हो रहा है अपनी सुप्रीमेसी का कि मैं ही सुप्रीम हूं, जबकि सत्य तो यह है वी द पीपल ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, और वी द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू पार्लियामेंट एक्ट करते हैं। हम हर 5 साल में व्यक्ति को चुनते हैं और पार्लियामेंट के थ्रू हम निर्णय करवाते हैं। ये धनखड़ साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल प्रिवेल और समवन एल्स विल प्रिवेल। अब इसका क्या सोल्यूशन है मुझे पता नहीं, लेकिन यह बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो प्रश्न किए हैं उससे संवैधानिक गंभीर संकट की चेतावनी आ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।